जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, उसके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने डेरिवेशन पॉसिबल थे डेरिवेशन बता दिए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बता दिए हैं और उसके नोट्स भी मैं उसमें टेलीग्राम में मैंने उसका लिंक डाल दिया है और टेलीग्राम में पूरे नोट्स डाल दिए हैं, तो आप उसको आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और वो जितना मैंने बताया है वो मोर देन सफिशिएंट टॉपिक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल भी मैंने बहुत अलग अलग तरीके के करा दिए हैं, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड का वो सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर बताए हैं, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पूरे चैप्टर में हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड रहेगा और दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो कैपेसिटेंस से रिलेटेड रहेगा। मतलब पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और फिर बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लें और आराम से बैठ जाओ। शुरू करते हैं आज के दिन का पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअल में पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? तो पोटेंशियल का मतलब सिर्फ इतना होता है, एक तरह का वर्क डन। क्या मतलब होता है? एक तरह का वर्क डन। पोटेंशियल मतलब एक तरह से स्ट्रेंथ मान सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक शॉप है, अब उसको मुझे दो दो लोकेशन है मेरे पास, एक मार्केट एरिया में है, एक आउटर एरिया में है। तो अगर आउटर एरिया में वो चीज़ ओपन करूंगा, कॉमन सी बात है उसका उतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा जितना मार्केट एरिया में मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हमने सिर्फ उस शॉप की पोजीशन चेंज करी। क्या चेंज करी? पोजीशन चेंज करी और उसका पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। वही यहाँ पर रहेगा। हम बस यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, यानी कि चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? मानेंगे हमारे पास एक चार्ज है जो कि अभी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। आउटर एरिया मतलब समझ गए, इनफाइनाइट मान सकता हूं। यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q0, ये इनफाइनाइट में रखा। अभी ये आउटपुट हमें उतना पोटेंशियल इसका क्या होगा? अब बिल्कुल आउटर में है तो मिलेगा ही नहीं। अगर देखा जाए आउटर में मतलब क्या है? बाहर है मार्केट एरिया से, तो वहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसका मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल मिलेगा कब? जब इसको हम मार्केट में लेके आएंगे। मार्केट में लेके आएंगे मतलब क्या हुआ इसका? जब इसको हम ऐसी जगह पे लेके आए जहां पर लोग ज्यादा हों। तो ये हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जब चार्ज को इनफाइनाइट पॉइंट से उठा के किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे लेके आए। मान लो मैं इस फाइनाइट पॉइंट ए पे ले आया। कहाँ ले आया? ए पे। कहाँ से उठाया इसको? इनफाइनाइट से उठाया और ए पॉइंट पे ले आया। तो जैसे ही इनफाइनाइट से ए पॉइंट पे लाओगे तो भाई कॉमन सी बात है, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। भाई अगर मैं जो शॉप है हमारी मार्केट एरिया में लेके आएंगे, तो आउटर से मार्केट में लेके आओगे अगर शॉप को, कॉमन सी बात है रेंट बढ़ जाएगा, वहाँ का कॉस्ट बढ़ जाएगी वहाँ पे। तो कॉस्ट बढ़ने का रीजन क्या है? एक तरह से कॉस्ट बढ़ना मतलब मार्केट एरिया में आए तो हमें क्या करना पड़ा? वहाँ पे वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन का मतलब एक तरह से हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल अगर देखें तो इसका मतलब हुआ अगर चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के फाइनाइट पॉइंट पे लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई? तो इसको बोलते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन इन विच अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम इनफाइनाइट पॉइंट टू अ फाइनाइट पॉइंट। इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वर्क डन कि एक तरह का वर्क डन होता है, तो लिख लेते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन। ज्यादा बेटर रहेगा, इसको यहां से लिखते हैं इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन। पहला पॉइंट ये हो गया कि ये एक तरह का क्या होता है? वर्क डन होता है। तो इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन इन विच a charge is moving from infinite point
इस बात का ध्यान रखना कि हम इनफाइनाइट पॉइंट से लेके आ रहे हैं इसको, है ना, इनफाइनाइट पॉइंट टू अ फाइनाइट पॉइंट। हम चार्ज को क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट लेके आ रहे हैं, तो जितना हमें वर्क डन करना पड़ा इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एट ए भाई इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ का अगर पोटेंशियल कोई पूछे तो ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होगा, जीरो। भाई जो शॉप थी अगर वो बिल्कुल मार्केट के बाहर है तो चलनी नहीं है एक तरह से, है ना। अच्छा एक और चीज, जो शॉप है ना वो डिपेंड करता है किसकी है। पता लगे तुम दारू की दुकान वहाँ खोल दो मार्केट के बाद, तो वो बहुत चलेगी, वहां पर भी लोग ऐसी जगह ही जाना पसंद करते हैं जहाँ पे कोई भी ना हो। इस बात का ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, है ना, कि हमारे एक शॉप है जो बाहर है मार्केट के, नॉर्मली शॉप मार्केट के अंदर ही रहती है ना। तो फिलहाल ए पॉइंट का वर्क डन मिलेगा, यानी कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, W बाय क्यू। क्यू कौन सा है, जो चार्ज आप लेके आ रहे हो। क्यू जीरो लिया है हमने, टेस्ट चार्ज लेते हैं तो ये हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू W बाय क्यू। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा जीरो था, तो कॉमन सी बात है, चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। तो पोटेंशियल ए पे ज्यादा होगा, कितना होगा, W बाय क्यू। अब यूनिट के बारे में बात कर लो, यूनिट क्या होगी, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम। या डायरेक्ट अगर बोले तो इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट। वोल्ट आपने सुना होगा, घर पे जो हमारा पोटेंशियल आता है 210 वोल्ट से 230 वोल्ट तक रहता है, दैट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो हमारा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे हम। तो जूल पर कूलम या वोल्ट, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, स्केलर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये बात है कि स्केलर क्वांटिटी कैसे रहती है, भाई एक तरह का वर्क डन है ना, क्या एक तरह का, एक मिनट भाई कहाँ गए, ये क्या है, एक तरह का वर्क डन है। तो वर्क डन कैसा होता है, स्केलर, ठीक है, इसलिए हमारा पोटेंशियल क्या होगा, स्केलर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्केलर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। डायमेंशन कैसे निकालते हैं, पहले वर्क डन का डायमेंशन रखो फिर चार्ज का। तो वर्क डन का डायमेंशन सबको पता होगा, ml स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। तो ये कितना आ गया हमारा, ml स्क्वायर। अब t के बारे में बात करें तो t की पावर 1 है, ऊपर गया t की पावर -1 हो गया, और t की पावर -2 ऑलरेडी है, तो t की पावर -3। a की पावर 1 है, ऊपर गया a की पावर -1। ये आ गया पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। एक और पॉइंट मैं बता देता हूं, आगे बता दूंगा। अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो कंसीडर करते हैं, कितना कंसीडर करते हैं, जीरो। इस बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना होता है, जीरो कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन कैसी दिख रही है। हाँ जी, सारी चीजें सही है, दिखाई दे रहा है, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस में क्या कहानी है, इसमें कहानी कुछ यूं है, भैया हमारे पास शॉप थी, कहाँ थी, इन बाहर, मार्केट के बाहर। वहां से उठा के हमने कहाँ रखा, उसको मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर भी वो उतनी अच्छी लोकेशन नहीं जितनी अच्छी और पास में है। तो अगर मैं उस वहां से एक दूसरी जगह जाऊं, जैसे कि अभी चार्ज हमारा कहाँ रखा था, इनफाइनाइट, समझेंगे इसे, है ना, कहाँ पे रखा है, इनफाइनाइट। अब इसको मैंने इनफाइनाइट से उठाया और कहाँ रखा, एक फाइनाइट पॉइंट पे रखा, कहाँ पे, ए पॉइंट पे रखा। तो यहां से उठा के यहां लेके आए, तो यहां जब लाए तो शॉप अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर इससे अच्छी लोकेशन मिल जाए, वो लोकेशन मान लेते हैं बी है, क्या है, बी है ये, यहाँ पे। मतलब चार्ज को उठा के पहले यहाँ लाए तो ये चार्ज आ गया यहां से, फिर चार्ज को उठा के अगर यहां लेके जाएं तो और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता, मतलब हमारा पोटेंशियल क्या होता, और अच्छा मिलता, पोटेंशियल उसका बढ़ जाता, किसका, उस चार्ज का पोटेंशियल बढ़ जाता। मतलब ये है, अगर चार्ज को एक फाइनाइट पॉइंट से दूसरे फाइनाइट पॉइंट ले जाओगे, जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
डिफरेंस क्यों? क्योंकि यहाँ का भी पोटेंशियल आएगा और यहाँ का भी पोटेंशियल आएगा। भाई यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो होगा ना, इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। मतलब अब अगर देखें तो हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दोनों फाइनाइट है, दोनों फाइनाइट पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। अब वो होता किसके बराबर है? वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पहले स्टेटमेंट देखें, पहले वाला स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही अंतर है, वो अंतर ये आएगा, कौन सा? ये इनफाइनाइट वाला अंतर रहेगा। बस यहाँ वन फाइनाइट से अनदर फाइनाइट हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, एक जैसा। ठीक है, चलो देखते हैं तो क्या होगा इसमें। इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, इट इज अ काइंड ऑफ वर्क डन in which a charge is moving from one finite point to another finite point। मतलब एक फाइनाइट से अनदर फाइनाइट पॉइंट पे ले जाने में जो वर्क डन लगा उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये 10th क्लास में भी डेफिनेशन लिखवाई जाती है, वही यहाँ पर है। तो एक चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? आउटपुट कम मिल रहा था, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा। फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल ज्यादा होगा और इनिशियल का पोटेंशियल कम होगा। फाइनल पोजीशन क्या है? बी, तो वी बी माइनस वी ए, फॉर्मूला वही है डब्ल्यू बाय क्यू, ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है ना, घर पे आता है, वो रहता है 210 वोल्ट। सभी लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। इसको डायरेक्ट ध्यान रखेंगे आप, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। वी बी क्या है? फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल, वी ए क्या है? इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल, है ना। तो ये भी हमारा हो गया। यूनिट वगैरह सब सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं है। यहाँ एक चीज बस लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ V हम कितना लेते हैं? जीरो के बराबर लेते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा सा मतलब वर्क डन होता है। मतलब मैं वर्क डन को काइनेटिक एनर्जी भी तो बोल सकता हूं। भाई वर्क डन इज अ काइंड ऑफ एनर्जी या एनर्जी इज अ काइंड ऑफ वर्क डन, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि चार्ज हमारा मोशन पे है या रेस्ट में। जैसे मैं मान लूँ एक चार्ज है, वो मोशन पे है, कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है। तो जब मोशन पे रहेगा तो वो जितना वर्क डन करेगा उसी वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर चार्ज मोशन पे है तब। ठीक, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। हम इतना सभी लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला हमारा क्या है। देखो समय उतना ज़्यादा है नहीं आप लोगों के पास, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग डायरेक्ट नोट करते जाओ और लगे तो डाउनलोड कर लेना वहाँ से। आप जो मैं आपको नोट्स ये दूंगा तो वो वहाँ से आप लोग उसका फोटोकॉपी भी करा सकते हो, या तो अपना डायरेक्ट लिखो, ज़्यादा बेटर है, सबसे अच्छा है ना। तो अब आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक सिंगल चार्ज अगर रखा हो, उसकी वजह से कहीं पर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मान लो मेरे पास एक चार्ज है, मैंने यहाँ रख दिया। अब बोला बताओ इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 10 सेंटीमीटर में। तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अगर यहाँ चार्ज है और r डिस्टेंस पे या 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फॉर्मूला मैंने पता रखा है, पिछले चैप्टर में आया था। क्या आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या आया था? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक चार्ज की वजह से। लेकिन हमें यहाँ पे फील्ड नहीं निकालना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ ये चार्ज है, यहाँ पे रखा मैंने चार्ज, किस पॉइंट पे? ए पे। और इसकी वजह से हम यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं पोटेंशियल, कितनी डिस्टेंस पे? आर पे। इसको थोड़ा सा समझेंगे बस, है ना। जैसे मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो जैसे जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना रहता है
उस पॉइंट में चार्ज को ले आओ। जैसे मुझे ए पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, कहाँ का चाहिए, ए का, तो मैंने क्या किया, चार्ज को इनफाइनाइट से उठाया और ए पॉइंट पे ले आया, इनफाइनाइट से लेके ए पे ले आया, जितना वर्क डन करना पड़ा उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए। फिर से समझ लो इसको आराम से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मुझे जैसे ए पॉइंट का वोल्टेज निकालना है तो क्या करूंगा, चार्ज को इनफाइनाइट से उठाऊंगा और ए पॉइंट पे ले आऊंगा। तो इनफाइनाइट से ए तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, वही यहां पर भी हम करेंगे। क्या करेंगे, हमने यहां पे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे, तो मैं क्या करता हूं, चार्ज रखा है एक इनफाइनाइट पे, कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पे, कितना चार्ज है, Q0। मैं इस चार्ज को उठा के यहां फाइनाइट पे ले आता हूं, कहां ले आता हूं, फाइनाइट पे। यहां पर जैसे ही पी पॉइंट पे लाऊंगा, जितना यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। क्लियर है, चले। तो पहले मैंने क्या करा, चार्ज को पहले फाइनाइट पे रखा, कहां रखा, एक फाइनाइट पॉइंट ले लेता हूं मैं, इसका नाम ए ना लेके यहां पे रख देता हूं ए, है ना। पहले चार्ज को हमने फाइनाइट पे रखा, कहां रखा, ए पे। कितनी डिस्टेंस, तो मेन जो चार्ज है वहां से मैं ले लेता हूं एक्स डिस्टेंस पे रखा, लैंग्वेज लिख लेते हैं हम, कहां रखा, एक्स पे रखा, ए पे रखा, एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब मैं क्या भाई, एक्चुअल में हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली हमें नहीं पता है कि यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा एरिया का, थोड़ी लेंथ पे मैं इसको मूव कराऊंगा। मान लो 1 मीटर चले और वर्क डन निकाल लिया, 1 मीटर का तो निकाल सकते हैं भाई, हमें पता ही नहीं है कि कितना चलना है तो वर्क डन कैसे आएगा, तो 1 मीटर का निकाल लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस का, और उस स्मॉल डिस्टेंस का जो भी वर्क डन आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके यहां तक, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, चार्ज को ए पॉइंट पे रखा। तो यहां पहले लैंग्वेज इसकी लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने लिखा लेट अस कंसीडर, लैंग्वेज कैसे लिखते हैं वो समझ लो, ज्यादा रहता नहीं है, जो जो आप बना रहे हो उसी को लैंग्वेज में लिखना है, याद कभी नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है जिसको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा वो लिख रहा हूं, है ना, जो जो बनाया वो लिखेंगे। लेट अस कंसीडर अ चार्ज कैपिटल Q is placed at point, अब इसका एक नाम दे दो, इसका नाम दे देता हूं मैं, नॉर्मली पी की बार तो दे दिए हैं, इसको डी एक्स नाम दे दे, क्या एक्स दे दे, लेट प्लेस्ड एट पॉइंट एक्स, ऐसे। अब क्या करना हमें, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो यहां लिख लेते हैं वी विश टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, कहां पे फाइंड करना है, पॉइंट पी पे, कितनी डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम क्यू, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना था, लिख दिया मैंने। अब क्या करूंगा, यहां लिख लेता हूं सपोज अ चार्ज Q0 is placed at पॉइंट A, कहां रखा है, पॉइंट A पे, एट डिस्टेंस x फ्रॉम Q, बस ये हो गया। मतलब मैंने क्या लिया, Q0 एक चार्ज है जो कि A पॉइंट पे रखा है, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा भाई, फाइनाइट डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, कूलम फोर्स। तो यहां लिख लेते हैं फोर्स बिटवीन Q एंड स्मॉल q इज, कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स की वैल्यू लिख लेते हैं, मैंने लिखा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, ये फोर्स लगा। ठीक है, अच्छा हम इस चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हैं तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में। भाई इस चार्ज की तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर दूसरे चार्ज को लेके आओगे तो ये चार्ज तो उसमें फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, ये ध्यान रखेंगे। तो फोर्स लगा इतना। अब हम क्या करेंगे, ए से बी हमें चार्ज को मूव कराना है। कहां से कहां, ए से बी। अब ए से बी ये मान लेते हैं बी है, ए से बी कितनी डिस्टेंस है, dx, स्मॉल डिस्टेंस। तो जब चार्ज को ए से बी ले जाओगे तब वर्क डन कितना होगा, तो ये लिख लेते हैं वर्क डन इन मूविंग चार्ज q, चार्ज q एट डिस्टेंस dx इज, dx डिस्टेंस मूव कराने में जो वर्क डन लगा वो कितना होगा, dw। भाई वर्क डन भी तो स्मॉल होगा, कितना होगा वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, dw होगा, बराबर है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x dx। तो dw को लिख दिया f डॉट dx। डॉट रिमूव करो एंगल आएगा, तो ये dw की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो यह है f dx cos। भाई डॉट रिमूव करेंगे तो cos एंगल, अब एंगल कितना, तो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की तरफ, और चार्ज को किधर मूव करा रहे हैं, इधर साइड। दोनों डायरेक्शन के अपोजिट, फोर्स बाहर, चार्ज को ऐसे लेके आ रहे हैं। तो एंगल कितना बना 180, और cos 180 क्या होता है, माइनस। f की वैल्यू रख दो k q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये लिखा dx। cos 180 माइनस 1 होता है, ये आ गया वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था इनफाइनाइट से p तक जाने में जो वर्क डन लगेगा, बस एक लाइन ये, दूसरी ये, और तीसरे पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, ये लिखा टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू पॉइंट P इज, इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जो टोटल वर्क डन लगे, कितना लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, ये dw आ रहा था, टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, और इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस बाहर k कैपिटल Q q0 बाय एक्स स्क्वायर, और ये लिखा dx। बोले यही करेंगे, इंटीग्रेट कर दिया मैंने इधर वाले को, इसको क्या किया, इंटीग्रेट। अब लिमिट लगेगी, तो चार्ज को उठाया कहां से, इनफाइनाइट से, और लाए कहां पे, पॉइंट P पे। तो यहां से इनफाइनाइट तक, यहां तक की डिस्टेंस क्या, इनफाइनाइट। जब यहां रखा तो डिस्टेंस क्या है यार, मतलब मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करूंगा, इनफाइनाइट से r, खत्म। अब इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं है। इनफाइनाइट लोअर लिमिट, लाए कहां पे, पॉइंट P पे। अब पॉइंट P पे जब लाए तो डिस्टेंस कितनी, r, इनफाइनाइट तक की तो इनफाइनाइट थी, तो इनफाइनाइट से r हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अब कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन सबको आता होगा, इंटीग्रेट कर दो, माइनस k कैपिटल Q q0, और ये लिखा हमने इनफाइनाइट से r। इसको अगर देखें तो x की, भाई इंटीग्रेशन किसका होगा, dx है तो x के साथ है, d के साथ में क्या x, यानी कि x का इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको पहले ऊपर लिख दो, x की पावर -2 लिख दो, ऐसे। अब सिंप्लीफाई हो गया, अब इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पहले माइनस को बाहर ही माइनस लिखा, अच्छा एक मिनट, माइनस k कैपिटल Q q0। अब x की पावर -2 है, तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, पावर 1 ऐड हो जाती है, -2 + 1, और उसी पावर से डिवाइड हो जाता है जो था। लिमिट लगा दो इनफाइनाइट से r, ऐसा। अब अगर देखें तो w कितना आता, तो w हमारा आ गया -k कैपिटल Q q0। ये -2 में 1 गया तो -1 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ क्या बचा, x की पावर -2 में 1 गया, x की पावर -1, x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं। भाई ये -2 में 1 गया तो -1 बचा, माइनस इधर चला गया तो प्लस हो गया, और x की पावर -2 में से 1 गया तो -1 बचा, यानी कि x की पावर -1, उसको 1/x लिख दिया। लिमिट क्या है, r यहाँ है, इनफाइनाइट यहाँ है। अब लिमिट लगा लेंगे हम, w को w लिखते हैं, k q q0, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट को उठा के पहले रखेंगे,
तो मैंने लिखा आर, फिर लोअर लिमिट को उठा के रखेंगे इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास आ गया ऐसा के कैपिटल क्यू क्यू जीरो बाय आर। भाई 1 बाई इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो ये तो जीरो हो गया, ये बचा। अब क्यू जीरो को उठा के यहाँ डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बाई क्यू जीरो। डब्ल्यू बाई क्यू जीरो को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाय आर। ये आ गया रिजल्ट हमारा, सिंपल सा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, सिर्फ इंटीग्रेशन आना चाहिए था। बाकी दो टर्म्स है वो मैंने बता दिए हैं, ये आप एक बार वापस से देख लो। सबसे पहले फोर्स निकालो दोनों चार्ज के बीच फाइनाइट डिस्टेंस पे, फिर वर्कडन स्मॉल डिस्टेंस का निकाल लो, और जो वर्कडन आएगा उसी को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसका ग्राफ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ देख लो। V और R में ग्राफ पूछा जाता है, तो यहां पर एक ग्राफ देखेंगे हम लोग, V वर्सेस R। ऐसा, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया पोटेंशियल। डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी पोटेंशियल वैसे वैसे कम होगा। डिस्टेंस एंड पोटेंशियल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसको कैसे देखेंगे? ऐसे डिक्रीज करेगा। के को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, ये बात आपको पता होगी। तो लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो इसी को, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बाई आर, एक ही बात है ना, ऐसे। ठीक है। पोटेंशियल को अगर कभी कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, तो चार्ज बढ़ा दो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, और डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। दो फैक्टर तो यही है। एक और आता है एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है तो पोटेंशियल कम हो जाता है, ये ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन यहां तक, और ये ग्राफ मैंने बना दिया है। ग्राफ अगर पूछे V और R में तो आप इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से हमें क्या बताना है? पोटेंशियल बताना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करा था पिछले वाले चैप्टर में, और सभी लोगों को आता भी होगा। मैंने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व करना है किसी डायपोल की वजह से, तो हम पहले प्लस क्यू से फाइंड करते थे, माइनस क्यू से फाइंड करते थे, फिर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें ऐड करते थे। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और स्केलर क्वांटिटी तो हमें सिर्फ ऐड ही करना है। क्या करना है? ऐड। डायरेक्शन देखनी नहीं है, डायरेक्शन होती नहीं है। अच्छा, हमें पोटेंशियल तो लाना है डायपोल की वजह से, बट कहाँ लाना है? एक्सिस में लाना है। कहाँ लाना है? एक्सिस पे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक डायपोल बना लेते हैं। मान लेता हूं यहां पर एक चार्ज है, ये डायपोल हो गया है ना, ऐसे। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। ये हो गया मिड पॉइंट। लेंथ हो गई डायपोल की 2L, ऐसे। ये हो गया हमारा, यहाँ पे एक ये डायपोल, इसका नाम दे देते हैं प्लस क्यू, इसका नाम दे देते हैं माइनस क्यू। ठीक है, अब क्या करना है? हमें एक्सिस में बताना था पोटेंशियल, एक्सिस में चले जाओ। ये पॉइंट ले लेता हूं जहां फाइंड करना है पोटेंशियल। तो ये डायपोल हो गया, ऐसा डायपोल रखा है ना, ऐसा। अब यहाँ माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लो, फिर माइनस चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लो, और वही जो भी आया आंसर जोड़ देना। तो फाइंड का करना है P पे, कितनी डिस्टेंस पे? R, ऐसा। ये हो गया। लैंग्वेज अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं रहती। थोड़ा दो लाइनें तो लिख ही देना, लिखना ही रहता है एक्चुअल में, जैसा बनाया वैसा लिख दिया करो। ठीक है, नहीं तो स्कूल में मास्टर भी नंबर कम कर देगा, फिर नहीं बोलना कि मास्टरबा आया था नंबरबा कम कर दिया, है कि नहीं? नंबरबा कम करेगा तो आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे उसके लिए। तो मैं जो लैंग्वेज है, मैं लैंग्वेज बता देता हूँ कैसे कैसे लिखा। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? डायपोल लिया। तो लेट अस कंसीडर an electric dipole, an electric dipole of charge plus minus q and length
2L। डाइपोलवा हमारा थोड़ा लैंग्वेज ऐसी उत्तर प्रदेश की मैं बोल देता हूँ कभी कभी। तो डाइपोल का जो लेंथ है वो 2L है और चार्ज क्या है प्लस माइनस क्यू, और हमें क्या फाइंड करना है पोटेंशियल। तो यहां लिख लेते हैं वी विश टू फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस x, r लिया है सॉरी, एट डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल टू, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल से लिया है ना, टू पॉइंट P ऑन इट्स एक्सिस। बहुत अच्छी लैंग्वेज लिख दी है मैंने, इतना नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिख दिया है ना। आप अपने हिसाब से लिखो, करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लेना है। हमारे पास एक डायपोल है, डायपोल का चार्ज प्लस माइनस क्यू है, लेंथ 2L है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है डायपोल के मिड पॉइंट से P पॉइंट पे, बात खत्म। अब तरीका क्या बोलता है, तरीका ये बोलता है पहले प्लस क्यू से यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लो, फिर माइनस क्यू से यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लो और दोनों का ऐड कर दो। और हमें पता भी है कि एक चार्ज के थ्रू कहीं पर अगर पोटेंशियल फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या लोड लेना। तो पहले मैंने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। क्या आया, ये लिया V1, फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन में डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या लिखा जाए, तो ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है लेकिन ये टोटल पता है। तो R में से अगर ये L कम कर दें, भाई ये भी L है ये भी L है, तो R में से अगर ये L कम कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये लिख दिया मैंने, इसको पहले तो BP लिख देता हूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब इसको चेंज कर लो, KQ को KQ लिखा और ये डिस्टेंस को क्या लिख दिया R माइनस L। ये हो गया समीकरण पहला। कौन सा समीकरण, पहला। तो ये तो भाई साहब पहला आ गया। चलो अब ऐसे ही पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के थ्रू फाइंड करो, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P क्या आएगा V2, फॉर्मूला क्या आएगा के क्यू। तो Q तो भाई साहब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो माइनस चार्ज लगा दो, और अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है AP। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था वहां डायपोल में हमने प्लस माइनस चार्ज कंसीडर नहीं किया था। यहां लिखते समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था ना मैंने एक्सिस में, तो वहां हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड लिए थे, यहां मैग्नीट्यूड क्यों नहीं ले रहे हैं, यहां डायरेक्शन ले रहे हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ले रहे हैं। तो माइनस चार्ज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, पोटेंशियल वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। तो जैसा साइन चार्ज का होगा वैसा लोगे। मतलब आज से ध्यान रखना, जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो जैसा साइन चार्ज का होगा वैसा रखेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी ये तो आपका मन हो तो मैग्नीट्यूड लो, और मन हो तो साइन के साथ रखो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने माइनस का ले लिया क्यू, तो ये आ गया माइनस के क्यू अपॉन, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो R और प्लस L, क्या लिखेंगे R प्लस L। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड पॉइंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पोटेंशियल क्या आएगा P पॉइंट पे, दोनों वोल्टेजवा को क्या कर दो, ऐड कर दो, दोनों पोटेंशियल को क्या कर दो, ऐड कर दो, वोल्टेज भी बोलते हैं ना, ऐड कर दिया। ऐड करो, वैल्यू देखो क्या आ रही, तो मैंने लिखा यहां पर V इक्वल टू, पहले की वैल्यू क्या है के क्यू बटा R माइनस L, और ये क्या है के क्यू बटा R प्लस L। सॉल्व करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉमन हो गया कुछ, क्या कॉमन हो गया, के क्यू कॉमन हो गया भाई साहब, बचा क्या 1 अपॉन R माइनस L माइनस ऑफ 1 अपॉन R प्लस L। एलसीएम एलसीएम खेलो और क्या सॉल्व कर दो। तो ये हमने इसको क्या करा, के क्यू को के क्यू लिखा, ब्रैकेट पर लगाया, एलसीएम में दोनों को उठा के नीचे रख दो। एलसीएम लेने का सबसे सिंपल तरीका बताया था मैंने,
क्या कैसे करते हैं एलसीएम लेना, दोनों को उठा के नीचे रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर ये इधर जाएगा तो क्या होगा आर प्लस एल माइनस, और ये अगर इधर जाएगा तो क्या होगा आर माइनस एल, ऐसे आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करना रह गया है तो के क्यू को के क्यू लिखा, ब्रैकेट लगाया, आर प्लस एल को आर प्लस एल लिखा, माइनस का मल्टीप्लाई करो, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस आर, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस का एल, अपॉन में ए माइनस बी ए प्लस बी, भाई साहब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना आया होगा सबको समझ में, आर से आर क्या हो गया कैंसिल हुआ, क्या बचा v इक्वल टू के क्यू, ब्रैकेट में कितना बचा 2l, डिवाइड में कितना आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। और हमें एक चीज पता है भाई साहब, क्या पता है के क्यू इंटू 2l को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते थे, क्या बोलते थे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और डिवाइड में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया, यहां मेंशन कर देना वेयर P को हम क्या लिखते हैं Q इंटू 2l। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें बात पता हो, क्या पता हो कि R और L लगभग कंपेरेबल हैं, पास में, ज्यादा अंतर नहीं है। मान लो R बोला 10 सेंटीमीटर फाइंड करना है और डायपोल की लेंथ बता दी 6 सेंटीमीटर है, तो डायपोल की लेंथ अगर 6 है मतलब 2l 6 है, डायपोल की लेंथ तो 2l होती है ना, ये 6 है तो L कितना होगा 3। तो भाई 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर में खास अंतर थोड़ी ना है। लेकिन कभी अगर ऐसा हो, क्योंकि नीट में इसका क्वेश्चन आया हुआ था, इसका क्वेश्चन नीट में आया हुआ था, वहां उन्होंने लेंथ दी थी, डायपोल की लेंथ भी ऐसे ही ली थी लगभग 6 सेंटीमीटर के आसपास, और आर बोला था 10 के आसपास, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन कंडीशन एक ही है, अगर कैसा कभी ऐसा हो कि आर की वैल्यू एल से बहुत ज्यादा हो, मतलब आइडियल डायपोल के बारे में बोले, मतलब डायपोल की लेंथ बहुत कम हो और आर बहुत ज्यादा हो, तो अगर आर बहुत ज्यादा है तो ये तो बहुत ज्यादा हो ही जाएगा, और एल अगर बहुत कम है तो उसका स्क्वायर करोगे और कम हो जाएगा। भाई अगर लेंथ बहुत कम है मतलब 0.2 मान लो, और 0.2 का स्क्वायर करके देख लो 0.04, तो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो इसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट। जैसे नेग्लेक्ट होगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा KP बटा आर स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको हटा देंगे, बहुत कम रहेगा क्योंकि, तो KP बटा आर स्क्वायर बचेगा। तो ये आ गया भाई साहब हमारा फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, और ये पूछा जाता है स्टेट बोर्ड का लिए, स्टेट बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, तो इसको मार्क कर लेना आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। स्टेट बोर्ड में है ना, CBSE में इसका डेरिवेशन बहुत कम आता है, आएगा पोटेंशियल का आएगा, वो आएगा डायपोल के थ्रू एट एनी जनरल पोजीशन, वो ही मैं बताऊंगा अभी, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हमारा, अब हम लोग इक्वाटोरियल पे सॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वाटोरियल पे देखें, एक बार सोच रहा हूँ बोर्डवा जरा चेक करा जाए कैसा दिख रहा है, कभी ऐसा तो नहीं कुछ पार्ट कट हो रहा हो। हाँ कट तो क्या ही हो रहा, बॉर्डर पे ही आ रहा है, चलेगा इतना तो। चलिए, है ना, नोट्स बनाते जाना भाई, है ना, कोई भी दिक्कत आए मैसेज करो बिंदास, मैं अपना नंबर भी दे देता, लेकिन वो क्या समस्याएं है इसलिए नंबर नहीं दूंगा, पता लगे मैं मैसेज कर करके परेशान हूँ। तो आप लोग कमेंट्स कर दो, जो भी डाउट हो फिजिक्स में आप पूछो आराम से, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, पोटेंशियल लाना है डायपोल के थ्रू, बट इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब होता है डायपोल से परपेंडिकुलर। तो मैंने यहां पे ऐसा डायपोल ले लिया, क्या ले लिया डायपोल, यहां ले लिया मैंने प्लस क्यू चार्ज और ये ले लिया माइनस क्यू चार्ज, डायपोल हमारा AB, और ये हो गया मिड पॉइंट, और लेंथ कितनी होती डायपोल की 2l, ऐसे। अब परपेंडिकुलर फाइंड करना, चाहे ऊपर फाइंड कर लो चाहे नीचे डायपोल से, तो मैं डायपोल से ऊपर यहां फाइंड कर लेता हूं, कितनी डिस्टेंस, सेम r डिस्टेंस, किस पॉइंट पे P पे, बस। अब करना क्या है, तरीका फिर वही अपनाओ, प्लस क्यू से पहले यहां पोटेंशियल फाइंड करो, फिर माइनस क्यू से यहां पोटेंशियल फाइंड करो, और जो आए उसे ऐड कर दो, यही तरीका है। तो पहले प्लस क्यू से अगर फाइंड करें तो क्या लिखते हैं अपन, तो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लैंग्वेज लिख लेना जैसा पहले लिखा था वही चीज है ना, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, कहां पे, पी पॉइंट पे, तो वोल्टेज आएगा V1, कितना आएगा फॉर्मूला के क्यू बटा के क्यू बाय, अभी डिस्टेंस ये वाली कितनी है, ये डिस्टेंस का पता करना पड़ेगा ना, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो अभी तो AP लिखो, के क्यू बाय आर होता है, आर की जगह AP लिखा, अब AP की वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो भाई अगर देखें ये L है और ये R है, तो ये आता हमारे पास अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आता। हम साइड में सॉल्व जरूर कर लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, अभी डिस्टेंस लिखते हैं ना, ये साइड में लिखना था, स्पेस नहीं था इसलिए, इन ट्रायंगल AOP, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AP स्क्वायर यही आएगा। तो अगर AP की वैल्यू सॉल्व करता मैं तो क्या आता, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब मैं AP की जगह वैल्यू यही रख सकता हूं, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये जो लिखा हुआ ना इसको इसके आगे लिखना, इसके साथ है ना, साइड में लिखना, ये आ गया, ये हमारा हो गया पहला समीकरण, पहला इक्वेशन हो गया। सेम एज नेगेटिव चार्ज से यहाँ P पॉइंट पे फाइंड करो, तब क्या आता, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ये आ गया V2, क्या आ गया V2, और क्या होगा फॉर्मूला के क्यू, क्यू तो भाई माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, अपॉन में डिस्टेंस BP, भाई के क्यू बाई आर होता है, चलो इसको रखो माइनस के क्यू, अब ये वाली डिस्टेंस भी तो वही होगी जो ये है, मतलब अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, भाई दोनों का हाइपोटेनस एक जैसा होगा ना, ये आ गया। अब टोटल पोटेंशियल निकालना, दोनों ऐड कर दो, तो यहां लिख लेते हैं नेट पोटेंशियल एट पॉइंट, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो क्या लिखेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों का वोल्टेज क्या करोगे ऐड, वैल्यू रख दो, V को V लिखा, V1 की वैल्यू थी के क्यू बाय अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और V2 की वैल्यू थी माइनस का के क्यू बाय अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भाई साहब ये तो दोनों बराबर आ गए, क्या हो गया जीरो, मतलब ये ध्यान रखना कभी भी डायपोल बना हो और उससे परपेंडिकुलर पोटेंशियल फाइंड करना हो, परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा जीरो, डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया पोटेंशियल वाला, ठीक। एक बार वापस से चेक करते हैं स्क्रीन, बार बार सोचते होगे स्क्रीन मास्टर क्यों चेक करता है, एक्चुअल में क्या होता है ना कि कभी कभी क्या है, इसमें लाइट की वजह से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आने लगते हैं, या कभी ब्लर ना हो जाए, इस वजह से बार बार स्क्रीन मुझे चेक करनी पड़ती है, ठीक है। फिलहाल तो डेरिवेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ही मार्क करेंगे और ये मान के चलेंगे स्टेट बोर्ड में इन दो में से एक डेरिवेशन आपके यहाँ पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इक्वाटोरियल और एक्सियल पोजीशन ऑफ डायपोल, पोटेंशियल दोनों में आता है, दो डेरिवेशन है अभी जो स्टेट बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है अगला जो CBSE में आता है, बहुत ही प्रबल दावेदार है, मतलब पोटेंशियल एट जनरल पोजीशन पूछा जा सकता है, डेरिवेशन वैसे तो बहुत कम रहते हैं CBSE में, बट ये आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हमें क्या करना है, पोटेंशियल सॉल्व करना है, बट ना तो 0 पे फाइंड करना है ना तो 90 पे, किसी एंगल पे, तो इसका डायग्राम थोड़ा समझेंगे, है ना। सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, मैंने यहाँ क्या करा, डायपोल बनाया, क्या बनाया, डायपोल, समझेंगे डायग्राम और बनाएंगे भी सही से, बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना उसका ध्यान रखेंगे। ये A ले लिया और ये पॉइंट ले लिया हमने B, ऐसा, ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया लेंथ हमारा 12, कितना हो गया 12, ऐसे,
अब यहां पे हमने चार्ज, ये वाला प्लस चार्ज ले लेते हैं हम, और ये वाला माइनस चार्ज ले लेते हैं, ऐसे ये डायपोल बना दिया। अब लाना है एट एनी जनरल पोजीशन, तो जनरल पोजीशन के लिए क्या करो, थीटा एंगल पर लाना है पोटेंशियल, तो यहां से ऐसे हमने बना दिया। इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है, कितना एंगल, तो डायपोल से थीटा एंगल। भाई डायपोल की डायरेक्शन तो माइनस से प्लस होगी ना, मतलब डायपोल की डायरेक्शन ऐसे हो गई, और हमें यहां पोटेंशियल फाइंड करना है थीटा एंगल पे। ठीक है, तो ये हमें ऐसे बना, ध्यान ये रखेंगे भी कि जब बनाएंगे ना तो ये वाला ना ऐसे मिलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, डायपोल ऐसे बना देते हैं और यहाँ फाइंड करना है यहाँ, और वो यहाँ पे फाइंड करने के चक्कर में इसको ऐसे मिला देते हैं। ये गलत है, डायग्राम ही गलत है। ये ध्यान रखना, हम लोग जब बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बनाते हैं ना, ये ऐसे हो गया। अब हम करेंगे क्या, तरीका हमारे पास क्या है, तरीका वही है कि पहले प्लस क्यू से यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लो, फिर माइनस क्यू से पोटेंशियल फाइंड कर लो, और जो आए वो आंसर। बस बात ये है कि हमें ये नहीं पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है, कौन सी, ये लो, ये लो ऐसे, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, और यहां से भी नहीं पता। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, और ये डिस्टेंस नहीं पता, मतलब एपी की वैल्यू और बीपी की वैल्यू मुझे नहीं पता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। इसके लिए क्या करें, तो इसका जुगाड़ जमाते हैं, भी कुछ ना कुछ करेंगे, है कि नहीं, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल, ले लेते हैं हम लोग, किसके थ्रू ले लेते हैं पोटेंशियल, पहले प्लस क्यू से फिर माइनस क्यू से। भाई पहले प्लस क्यू से आप पोटेंशियल फाइंड कर लें, फिर माइनस क्यू से, फिर देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। तो ये लिखा हमने पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी पॉइंट पे। पोटेंशियल लिया हमने V1, क्या लिया, V1। फॉर्मूला क्या आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस, तो के क्यू डिस्टेंस कितना है, BP, कितना है, B। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो मैं अभी ऐसे ही होल्ड कर लेता हूं। अब सेकेंड, नेगेटिव के थ्रू फाइंड करो, तो कितना आता, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ये कितना आता, तो ये आता V2 इक्वल टू के क्यू, क्यू कैसा है माइनस, तो माइनस आ गया, और डिस्टेंस डिवाइड कर दो AP। ये तो सबको आ ही गया होगा, इतने में तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये हमारा हो गया। इसमें थोड़ा सा एज्यूम करने की जरूरत है, डायपोल हमारा बहुत छोटा होता है, ये बात सबको पता है, पहले चैप्टर में पढ़ रखा कि आइडियल डायपोल तो पॉइंट जैसा होता है, और अगर नॉर्मल डायपोल भी है तो 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की लेंथ रहती है ना, ऐसा ज्यादा नहीं रहता, छोटा ही रहता है। तो हम पहली बात तो एक काम करते हैं, इन दोनों का नेट पोटेंशियल निकालें, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो नेट पोटेंशियल आएगा V, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड। जैसे ही ऐड करेंगे वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू लिखा के क्यू बाय AP माइनस के क्यू बाय, एक मिनट, वो वाला ए नहीं, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो के क्यू बाय BP आएगा, ये BP माइनस के क्यू बाय AP, ये आएगा। दोनों में अगर देखा जाए तो के क्यू कॉमन है भाई साहब, तो के क्यू हमने कॉमन कर लिया, तो 1 बाय BP माइनस 1 बाय AP, ये हमारा हो गया एक समीकरण, इसको होल्ड करना पड़ेगा। और अब हमें कैसे भी करके B से P और A से P की डिस्टेंस निकालनी है, कैसे आएगी वो समझते हैं। चलो देखो, सबसे पहले क्या करो, इस लेंथ को आगे बढ़ा दो ऐसे, और यहां से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, क्या करा, परपेंडिकुलर, इसका नाम दे देते हैं अपन C, क्या नाम दे दिया, C। यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दो D। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो लाइन आ रही थी उसी को आगे बढ़ा दिया, सीधी नहीं दिख रही क्या,
सीधी रहेगी भाई साहब, है ना, आप ध्यान से देख लेना, मैं थोड़ा देखता हूँ, है ना, थोड़ा सा बेंड है बस मान लेना सीधी है। तो ये लाइन आगे बढ़ाई जहाँ फाइंड करना था और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री हो गया। ये भी यहां से ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ओ से पी तक की डिस्टेंस जो है ना वो आर है। ओ से पी तक की डिस्टेंस क्या है, आर है। लैंग्वेज तो वही है जैसी पहले थी। लेट अस कंसीडर डायपोल ऑफ चार्ज प्लस माइनस क्यू एंड लेंथ 2l। वी विश टू फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस r एट एन एंगल थीटा विद द डायपोल। मतलब वही लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस r है, बात पता है। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो अब हम क्या करेंगे, अगर डायपोल स्मॉल है, समझना, अगर ये डायपोल बहुत ही स्मॉल है, ये मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू बहुत पास रखे हैं, बहुत पास रखे हैं, तो भाई साहब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या होगा, एक ही जगह लाई करेगा। क्या एक जगह लाई करेगा? कौन सा पॉइंट, देखो यहां ऐसे बनाते हैं, ऐसा। भाई अगर डायपोल ये है, इतना सा डायपोल होता, तो जो ये लाइन ऐसे आ रही है, अगर ये लाइन ऐसे आ रही, यहाँ फाइंड करना था पोटेंशियल यहाँ पे, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, बहुत पास मतलब लगभग एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। मतलब Q मतलब है B और D एक ही पॉइंट पे हुए, अगर डायपोल बहुत छोटा है तब। ठीक है, तो ये हम लैंग्वेज में लिख लेते हैं। तो यहां लिखते हैं फॉर, पहले लिखते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर कौन कौन सा परपेंडिकुलर था, AC एंड BD, AC एंड BD ऑन द एक्सिस का नाम क्या लिया हमने, एक्सिस का नाम लिया है ओपी एक्सिस। देखो ये ओपी वाली लाइन है ना, ओपी वाली लाइन, तो ओपी एक्सिस में मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, कौन सा, AC और BD। ठीक है, अब फॉर स्मॉल डायपोल पॉइंट B एंड पॉइंट B कहाँ है, ये मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पॉइंट B और पॉइंट D बहुत क्लोज होंगे और पॉइंट A और पॉइंट C बहुत क्लोज होंगे। तो पॉइंट B एंड D आर वेरी क्लोज टू, D है ना भाई साहब, देख ले, B एंड ए लिखो, B एंड A आर वेरी क्लोज टू, बस यही लाइन है और कुछ भी नहीं है, वेरी क्लोज टू पॉइंट D एंड B वाला C के D के पास था, एंड C रेस्पेक्टिवली, ये लिख दिया हमने। ठीक है, बहुत ही पास है, बात पता चल गई हमें। मतलब क्या है, यहां लिख सकते हैं हम, ये जो डिस्टेंस है ना, कौन सी डिस्टेंस, BP को मैं DB लिख सकता हूं, BP को मैं DP लिख सकता हूं, मतलब BP को मैं DP लिख सकता हूं, पहला। दूसरा, AP को मैं CP लिख सकता हूं, AP को मैं CP लिख सकता हूं। हो गया सॉल्यूशन। भाई हमें यही वैल्यू तो नहीं आ रही थी कि BP कितना होगा और AP कितना होगा, आ गई। अब DP और CP तो निकाल सकते हैं, कैसे, अब ये अगर मान लो मुझे C से P तक निकालना है तो कैसे, यहां से यहां तक तो R पता है, बस ये वाली पता कर लो साइड, ये कितनी है, ये वाली साइड पता कर लो। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इन ट्रायंगल ACO, इन ट्रायंगल ACO, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दो। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस,
तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ OC और हाइपोटेनस OA, तो OC अपॉन OA को L लिख सकता हूं, OC अपॉन L बराबर है, मतलब O से C तक की वैल्यू आ गई, OC की वैल्यू को क्या लिखा, L cos थीटा, OC की वैल्यू को क्या लिखा, L cos थीटा। ये आ गया, OC की वैल्यू चाहिए थी हमें L cos थीटा, ये हो गया L cos थीटा, ये भी आएगा L cos थीटा, सेम एज कौन सा, OD को भी क्या लिखेंगे, L cos थीटा, दोनों क्या आएंगे बराबर, मतलब जितना ये आएगा L cos थीटा उतना ये भी आएगा L cos थीटा, बस हो गया। हमें देखो ये पहला यहां तक सबको आया था, इसके बाद मैंने यहां से परपेंडिकुलर ये एक्सिस को बढ़ाया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इस ट्रायंगल में से मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाली, यानी कि cos थीटा की वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू आ गई, और ये वाली डिस्टेंस पूरी जो है ना C से P तक, उसको A से P तक की मानेंगे, और जितनी B से P तक था उतना D से P मानेंगे, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर है, और ये वाली ध्यान से देखो तो बराबर दिखेंगी लगभग, अगर डायपोल छोटा है तो, ठीक है, बस वैल्यू रखना और कुछ नहीं। अब क्या, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पोटेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखें तो पोटेंशियल क्या आ रहा था, के क्यू डिवाइड बाय क्या आता, 1 में बीपी, तो 1 में बीपी मतलब टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक की है, डायग्राम इधर है ना, इस चक्कर में दिक्कत आ रही, बीपी को हम डीपी लिख रहे हैं, बीपी को क्या लिख रहे हैं, डीपी, और डीपी को लिख सकता हूं मैं ओपी माइनस ओडी। देखो हमें ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो टोटल में से एल कॉस थीटा कम कर दो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से एल कॉस थीटा कम कर दो, तो इसको मैंने लिख दिया आर माइनस एल कॉस थीटा, हो गया भैया, माइनस 1 अब एक और डिस्टेंस बची कौन सी, ए से पी, ये वाली, अब ये डिस्टेंस जो है ये सी से पी के बराबर है, तो मैं आर में से एल कॉस थीटा ऐड कर देता हूं, तो इसको लिख दिया आर प्लस एल कॉस थीटा। साइड में अगर मेंशन करना हो तो भाई मेंशन कर सकते हो, सारे कलर यहां आएंगे, यहां लिख देता हूं वेयर dp इक्वल टू एल माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा, ऐसे, और एक आ गया हमारा Cp इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, बस भैया अब कुछ भी नहीं है, एक बार देखोगे प्रैक्टिस करोगे अपने आप बन जाएगा। इसके पहले वाले पेज का तो पूरा आ रहा आपको, मतलब यहां तक का तो डेरिवेशन यहां तक तो हो ही गया, सबको पता ही था, प्लस से निकाला माइनस से निकाला पोटेंशियल ऐड कर दिया। अब ये डिस्टेंस का थोड़ा सा खेल है जो लैंग्वेज में लिख दिया है मैंने, और आराम से सॉल्व कर लो बस। v को भी लिखा, के क्यू को के क्यू लिखा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेना बहुत आसान, दोनों को उठा के नीचे रख दो, आर माइनस एल कॉस थीटा और दूसरे में आर प्लस एल कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बचा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस ये बचा आर माइनस एल कॉस थीटा, ऐसा। अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया के क्यू ब्रैकेट ऑफ आर प्लस एल कॉस थीटा, इसको तो ऐसे लिख दिया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर, और इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां होगा तो प्लस एल कॉस थीटा, डिवाइड बाय क्या हुआ भाई, सही आ रहा, ठीक है, और डिवाइड बाय, और ये a माइनस बी ए प्लस बी है, देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां ध्यान से देखें तो दो टर्म्स कट हो गए, आर से आर कट हो गया, क्या बचा भाई, बस पेज खाली हो, ओ स्पेस कहां से लाऊं,
ये नोट्स में गलत चला जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, इस पेज देखते हैं कहीं मिल जाए। पेज क्रिएट भी नहीं हो सकता अभी तो यहाँ पर। चलिए इसी में जाना पड़ेगा अभी तो। एक काम करता हूँ, पहले यहाँ बता देता हूँ, फिर उसको रफ कर देंगे, है ना। हमें सॉल्व करना था, तो मैंने लिख दिया पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू को बाहर लिख दिया, ब्रैकेट ऑफ। अब यहाँ पर क्या बचा था हमारे पास? हमारे पास बचा था एल कॉस थीटा और एल कॉस थीटा। कितना हो गया? 2l कॉस थीटा। तो मैंने इसको लिख दिया 2l कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या था? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सीबीएसई में पूछा जाता है भाई, फिर बोल रहा हूं ना। के को के लिखा, क्यू इंटू 2l को क्या बोलते हैं? पी। पी लिखा, कॉस थीटा लिखा, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा डेरिवेशन, ये आ गया हमारा डेरिवेशन। इसमें अगर वही टर्म्स वापस से लेना हो तो ले सकते हो, एल वाला। अगर आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है एल से तो हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिख लेते हैं, इफ आर इज मच ग्रेटर देन एल, देन। मान लो आर बहुत ज्यादा है और एल बहुत छोटा है, उस केस में अगर पोटेंशियल देखते हैं, क्या लिखते हैं? के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये तो जीरो हो जाता ना, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट है। अच्छा, इससे अगर चाहो तो आप एक्सिस और इक्वाटोरियल बता सकते हो। मान लो सीबीएसई में डेरिवेशन आया, तो ये जनरल पोजीशन का कर दिया, वेरीफाई कर सकते हो एक्सियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन। एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा? 0। भाई डायपोल ऐसे था, अभी ऐसे फाइंड कर रहे थे। अगर मैं एक्सिस में बताता थीटा कितना होता? 0। cos 0 1 kp बाई आर स्क्वायर आता है, याद करो एक्सिस के लिए। और परपेंडिकुलर इक्वाटोरियल में बताते थीटा कितना हो जाता? 90। cos 90 क्या होता? 0। पूरा क्या होता? 0। पोटेंशियल डायपोल के थ्रू इक्वाटोरियल पे 0 होता है, तो डायरेक्ट भी बता सकते थे। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। फिलहाल ये जो यहाँ पे नोट्स रहेंगे उसमें नहीं जा पाएगा क्योंकि स्पेस कम था, तो मुझे रफ करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल ये हो गया है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल है ना, इसको रफ करता हूँ मैं। हॉल पे तो नहीं जा रहा, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं ना। न्यूमेरिकल क्या क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, 2 चार्जेस 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलम एंड -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों 15 सेंटीमीटर में रखे हैं ऐसे, एक ये और एक ये प्लस वाला चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -8, और ये माइनस वाला चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर -8, और दोनों रखे कितने हैं? 15 सेंटीमीटर ऐसे। अब बोला क्या है? एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। बताओ, लाइन ज्वाइनिंग पे पोटेंशियल 0 कहां होगा? तो लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इन दोनों का मिलाने वाली लाइन, तो इनको मिलाने वाली लाइन तो भाई आगे भी जा रही ना। फिलहाल सबसे सिंपल है, मान लेता हूं इनको मिलाने वाली लाइन यहां कहीं मान लेता हूं बीच में, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है एट डिस्टेंस x फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर -8। देखो इतना पक्का है, जितना अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तब इसके थ्रू वोल्टेज और इसके थ्रू वोल्टेज, यानी कि इसके थ्रू पोटेंशियल और इसके थ्रू पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे और अपोजिट होंगे, तो 0 आ जाएगा। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब होता है इस पूरी लाइन में आगे भी जा सकते हैं। फिलहाल हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं, हम दोनों के बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, अब वहां पे पोटेंशियल मान लेते हैं 0 होगा। लेट एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम, ये लाइन जरूर लिखेंगे, इस वाले चार्ज से एट डिस्टेंस x, इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल 0 है। लेट एट पॉइंट P एट डिस्टेंस x फ्रॉम दिस चार्ज द पोटेंशियल इज 0, द पोटेंशियल इज 0। ये बात लिखनी पड़ेगी। आप डिस्टेंस इससे भी ले सकते हो या इससे ले सकते हो, उसका कोई रोल नहीं है।
जिससे मर्जी आए। मैंने x यहां से लिया, आपका मन है तो यहां से x ले लो। फिलहाल पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो एट पॉइंट P, P पॉइंट पे वोल्टेज कितना आया, 0। मतलब पहले वाले के थ्रू पोटेंशियल और दूसरे वाले के थ्रू पोटेंशियल क्या आएगा, 0 P पॉइंट पे। तो पहले वाला का पोटेंशियल क्या होता, K Q कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना है, x, प्लस दूसरे वाले के लिए Q कितना है, -2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या बचेगी, 15 - x बचेगा। तो ये लिखा 15 - x बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। पहले का पर KQ/R, इसको उधर भेज दो तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या बचेगा, हमारे पास K और ये क्या डिस्टेंस, 3 इंटू और ये 2 इंटू K, और ये बचेगा 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाई x इक्वल टू, ये बचेगा K 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 15 - x। यही है ना, एक 3 है एक 2 है, एक 3 एक 2 है, ठीक है। क्या क्या कट हो गया, K से K कट हो गया, पावर से पावर कट हो गई, कितना बचा, 3/x इक्वल टू 2/15 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 45 - 3x इक्वल टू 2x। 3x को उधर भेजो, कितना आ गया, 5x इक्वल टू 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45/5, 9 सेंटीमीटर। मतलब पहले वाले से 9 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल 0 और दूसरे वाले से 6 सेंटीमीटर पे 0। भाई टोटल तो 15 था ना। तो ये हो गया हमारा एक तरीका। दूसरा एक तरीका ऐसे भी ले सकते थे, मान लो इसी लाइन पे कहीं पे पोटेंशियल 0 मानते, फिर भी वैसे ही करते। कैसे करते वो समझ लेते हैं यहाँ पर, कि कुछ लोग उस मेथड से भी जाएंगे। ऐसा मैं डायग्राम बना देता हूँ, यहाँ पर चार्ज एक, यहाँ पे चार्ज दूसरा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15। समझ आना है ना। मान लेता मैं यहाँ पर हो सकता था पोटेंशियल 0 होता, तो पहले वाले से मैंने ले लिया x डिस्टेंस पे, तो दूसरे वाले से कितना बचता, x - 15। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल आता एट पॉइंट P, V1 + V2 0 आता, तो इसके थ्रू पोटेंशियल कितना आता, K Q जो भी था रख देंगे, और डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना x, और उसके थ्रू पोटेंशियल कितना आता, K Q, और यहां से यहां तक कितना लिखते, x - 15। तो मतलब मैं इसको लिख सकता था Q/x इक्वल टू Q/x - 15। इसको सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। भाई Q की जगह वैल्यू जो दी है ना, 3 इंटू 10⁻⁸ और 2 इंटू 10⁻⁸, सॉल्व करोगे आंसर आएगा, यहाँ से x अलग आएगा। तो वो भी ऑप्शन है ना, पॉसिबिलिटी वो भी है, ठीक है। फिलहाल हमें इस मेथड से जाना है, ये तो मैंने आपको बताया है। और करके एक मेथड ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये Q1 नाम देना इसका, इसका Q2, क्योंकि चार्ज अलग अलग है ना, ठीक है। ये Q1 और ये Q2, ठीक है। चलिए फिलहाल तो ये हो गया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। लिखा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। ये कितना है, ये √2 है, √2 मीटर। एक हमें स्क्वायर दिया है जिसका साइड बता दिया है √2 मीटर है, हैविंग चार्जेस दिस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। मतलब हम पहले स्क्वायर बना लो ऐसा, इनका नाम दे देते हैं ABCD, A B C और ये D। साइड बताया कितना है, √2 मीटर, ऐसे। अब बोला है इसके सेंटर पे बताओ, तो इसको मिला दो, यहां पर बताना है पोटेंशियल O पॉइंट पे। तो चार्ज इनके क्या क्या है,
इसका चार्ज है 100 माइक्रोकूलम, इसका है माइनस का 50 माइक्रोकूलम, और इसका है 20 माइक्रोकूलम, और इसका है माइनस 60 माइक्रोकूलम। यही दिया है। तरीका हमारा क्या बोलता है, कैसे लाए, इसके थ्रू यहां पोटेंशियल लाओ, 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 और सबको ऐड कर दो। मतलब मैं लिख सकता हूं टोटल पोटेंशियल O पे कितना होगा, चारों का सम, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट O, एट पॉइंट O, तो ये आएगा V इक्वल टू पहले के थ्रू पोटेंशियल, दूसरे के थ्रू, तीसरे के थ्रू और चौथे के थ्रू, सबका पोटेंशियल जोड़ दो और वही आएगा टोटल। तो भैया यहां पे ऐसा करो, फॉर्मूला होता है K Q बाय R, तो भाई K तो सब में आएगा, तो K तो कॉमन हो गया सब में, और R भी सबका कॉमन है भाई, इसका R, इसका R, ये भी सब बराबर है डिस्टेंस, तो K बाय R मैंने कॉमन कर लिया। पहले वाले का चार्ज कितना 100 माइक्रोकूलम है, माइक्रो इसमें, माइक्रो इसमें, माइक्रो इसमें, माइक्रो इसमें, माइक्रो भी कॉमन हुआ, तो मैं 100 लिख देता हूं, फॉर्मूला साइड में लिख दूंगा मैं ना, तो के क्यू बाय आर होता है, देखो मैं फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ पहले, कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो, यहाँ लिख लेता हूँ वेयर, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, तो के बाय आर तो सब में है, चारों में सेम है, तो बाहर हो गया, के भाई कांस्टेंट है जो नंबर है, और आर हमें पता है सभी बराबर आएंगे। पहले का चार्ज क्यू, दूसरे का कितना -50, तीसरे का कितना 20, और चौथे का कितना -60। ये तो हुआ कूलम पे। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, हमने इसका माइक्रो कॉमन कर लिया, माइक्रो कूलम होता है ना, तो भाई 100 माइक्रो कूलम मतलब 100 इंटू 10 की पावर -6, 50 माइक्रो कूलम 50 इंटू 10 की पावर -6, 20 इंटू 10 की पावर -6, 60 इंटू 10 की पावर -6, सब में से 10 की पावर -6 कॉमन कर लिया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो v इक्वल टू के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 को यहां लिख दिया, r को मैं लिखूंगा अभी, ये कितना हुआ 100 और 20 120, और ये 110, कितना बचा 10, r कितना आएगा, तो r हमें इतना बताना AO, तो यहां लिख सकते हो AO की वैल्यू, AO को लिख सकते हैं AC बाय 2, AO कितना है AC बाय 2, और AC कितना है, तो भाई AC निकालना है, हमें पता है स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो A√2 यानी कि साइड इंटू √2 होता है। चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ये ट्रायंगल दिख रहा, ये √2, ये √2, तो ये लाना है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 आएगा, और √2 का स्क्वायर 2 आएगा, 2 और 2 4, यानी कि AC की वैल्यू कितनी आई 2, कितनी आई 2, तो AC का अगर वैल्यू 2 है तो AO कितना होगा आधा 1 आएगा 1, तो AC को कितना लिख दें, तो AC को लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखना हो या तो A√2 यानी कि √A और √2 अपॉन में 2, 1 आया। मैंने लगाया है डायरेक्ट फॉर्मूला स्क्वायर का डायगोनल, तो स्क्वायर का अगर डायगोनल निकालना होता है तो साइड इंटू √2 करते हैं, साइड √2 ऑलरेडी है, √2 का मल्टीप्लाई हुआ और 2 से डिवाइड, तो √2 और √2 कितना हो गया 2, 2 से 2 कट हुआ 1, मतलब AO की वैल्यू को हम 1 लिख सकते थे, दैट इज R। सॉल्व कर ले आंसर, तो ये हुआ 9, 10 की पावर देखो यहाँ 10 की पावर 10 और 6 कम कर दो 10 की पावर 4 वोल्ट, यही आंसर है। 9 इंटू 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर 10 में 6 कम कर दो 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था, कैलकुलेशन देख लेना। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, ये 2023 या 24 का क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ था, है ना, कितना टाइम हो गया, ओके 2023 और 2024 में से आया हुआ था, उसके देखते हैं। लिखा है 2 स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स A एंड B ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव चार्ज Q1 एंड Q2 रेस्पेक्टिवली, they are connected by a wire
ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन ए एंड बी इन इक्विलिब्रियम। देखो सबसे पहले क्या, दो स्मॉल कंडक्टिंग बॉल दिए ए और बी जिनके रेडियस r1 r2 है। मतलब मेरे पास ऐसा है, दो बॉल दिए हैं, ये ए है और ये बी है। इसको यहां ना लिखते हुए यहां करते हैं, डायग्राम समझते हैं पहले। ये ए है और ये ए है और ये बी है, ये दो हो गए। इसका रेडियस बताया r1 है और इसका रेडियस बताया r2 है। ऐसे इसका चार्ज मैंने ले लिया Q1 और Q2, इसका चार्ज हो गया Q1 और इसका चार्ज हो गया Q2, ऐसे रखा है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, दे आर कनेक्टेड बाय अ वायर। भाई साहब ध्यान रखना, जब कभी ये बिफोर कनेक्टिंग का है क्योंकि ये जल्दी समझ आएगा। ऐसे बिफोर कनेक्टिंग, जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये ए वाला है, ये बी वाला है, रेडियस तो भाई वही रहेगा इनका r1 r2। इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया आफ्टर कनेक्टिंग। ये ऐसे, तो जब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा क्या, चार्ज जिसका वोल्टेज ज्यादा है वहां से चार्ज दूसरी तरफ जाएगा जिसका वोल्टेज कम है। चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज हमेशा ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्ट की तरफ चलता है। कब तक जाता है, जब तक कि दोनों बॉडी के पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। मतलब ये कंफर्म है कि चार्ज एक से दूसरे पे जाएगा, मतलब इसमें चार्ज एक में ज्यादा एक में कम होंगे। मैंने मान लिया पहले वाले में चार्ज बचा Q1 डैश और दूसरे वाले में चार्ज बचा Q2 डैश, ये मैंने मान लिया। ठीक है, एक और चीज देखो भाई, चार्ज जितना था टोटल पहले उतना बाद में भी रहेगा। अगर पहले दोनों को मिला के चार्ज था 20 तो दोनों को मिला के रहेगा 20 ही। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं Q1 और Q2 जो है वो Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर रहेगा। ये ध्यान रख, जितना चार्ज पहले उतना बाद में भी। और ये टोटल चार्ज को मैं ले लेता हूं Q है, टोटल चार्ज कितना है, Q है, ऐसा लिख लिया। अच्छा, आफ्टर कनेक्टिंग में क्या होगा, दोनों बॉडी के पोटेंशियल बराबर होंगे। आफ्टर कनेक्टिंग V1 और V2 के पोटेंशियल क्या होंगे, बराबर। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर, तो के क्यू बाय आर, आर कितना है R1, और इसका क्या होगा के क्यू अपॉन आर, क्या है R2। मतलब यहां से हमारे पास रिलेशन आया Q1 डैश बाय R1 इक्वल टू Q2 डैश बाय R2, ये रिलेशन आया, ये आ गया रिलेशन Q1 डैश बाय R1 इक्वल टू Q2 डैश बाय R2। हमें Q1 डैश और Q2 डैश लाने हैं। बोला ना ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस ऑन ए एंड बी। कनेक्ट करने के बाद जो इसमें चार्ज बचेंगे वो Q1 डैश Q2 डैश है। अब कैसे लाया जाए Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q1 डैश कैसे लाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो Q1 डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश इंटू R1 बाय R2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो Q2 डैश को लिख सकता हूं मैं, यहां से देखो Q2 डैश कहां गया, ये भाई साहब, Q2 डैश को मैं Q माइनस Q1 डैश नहीं लिख सकता। यहां Q2 डैश अगर निकालूं, टोटल में से Q1 डैश कम कर दो, तो टोटल में से Q1 डैश कम कर दिया। ये आ गया हमारा फॉर्मूला Q1 डैश की वैल्यू। ठीक है, Q1 डैश की वैल्यू क्या आ गई, Q माइनस Q1 डैश R1 बाय R2। ठीक है, ये देखो यहां पर हमने यहां से Q1 डैश की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन, कितने कितने पेज हैं इसमें। पहले पेजेस काउंट कर लेते हैं, 2 पेज, मतलब इसी में मैनेज करना है। 2 मिनट, एक बार देखता हूँ वापस से, क्योंकि मोबाइल में आवाज़ आई, कभी एयरप्लेन से हटा तो नहीं। चलिए सही है सब, चलो। हाँ, तो हम सॉल्व कर रहे थे, तो क्या लिखे हैं यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं Q1 डैश इक्वल टू
Q की वैल्यू को काम करो, लिख दो Q1 प्लस Q2, Q की वैल्यू को अभी ना लिखो, अभी ना लिखो, आगे लिखेंगे हम। इसमें एक काम करो, पहले एक का ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, Q में से R1 का मल्टीप्लाई किया माइनस Q1 डैश R1 और डिवाइड बाय R2, ऐसे लिखो, ठीक है। अब वो Q1 डैश R1 को हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय R2 भी है ना, Q की वैल्यू रख दो, कैपिटल Q को मैं लिख सकता हूं Q1 प्लस Q2 इंटू R1 माइनस Q1 डैश R1 डिवाइड बाय R2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये Q1 डैश वाला टर्म जो है इधर ले आओ, मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं Q1 डैश प्लस, अब ये वाला टर्म आएगा तो R2 इसमें भी डिवाइड होगा, तो ये आएगा Q1 डैश R1 बाय R2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 R1 बाय R2, ऐसा। स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा आई थिंक, यहां से Q1 डैश कॉमन कर ले, 1 प्लस R1 बाय R2 इक्वल टू ये बचा Q1 प्लस Q2 R1 बाय R2, ठीक है। कैलकुलेशन समझ आई गई होगी। अब ये Q1 डैश निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आएगा, इधर पहले लिख लेते हैं Q1 प्लस Q2 और ये R1 और डिवाइड बाय इस R2 को R2 लिखा। ये वाले में अगर एलसीएम लेते तो R2 प्लस R1 बाय R2 आता, R1 प्लस R2 बाय R2 आता, ऐसे। तो R2 से R2 कट हो जाता, बचता हमारे पास जो वो है Q1 प्लस Q2 अपॉन में R1 प्लस R2 और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है R1 है। ये आया हमारे पास आंसर Q1 डैश की वैल्यू। पहले वाले में जो चार्ज बचेगा, सेम एज अगर दूसरे की बात करते, सेम एज आप इसको सॉल्व कर लेना है ना, ये यहां पे पुट कर दो, डायरेक्ट बन जाएगा, इसमें पुट करना है बस, हाँ इस इक्वेशन में पुट करना है भाई। Q1 डैश तो आ ही गया है, Q2 डैश लाना है तो Q माइनस Q1 डैश लिख लो, इसको इक्वेशन पहला दे देता हूं मैं, है ना, सेम एज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ना लिखो सेम एज, अभी ऐसे लिखो Q2 डैश इक्वल टू Q में से Q1 डैश कम कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जो Q2 डैश आएगा वैल्यू Q की रख लेना, Q1 प्लस Q2 लिखा है, हमारे पास आंसर सेम आएगा, एक चेंज होगा Q1 प्लस Q2 बाय R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा हमारा R2। कर लेना, देखो स्पेस नहीं है उतना, है ना, सेम करना है, कुछ नहीं, Q की जगह Q1 प्लस Q2 और माइनस Q1 डैश की वैल्यू है, सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैटर्न हमारा ये था कि दो चार्ज बॉडी थी, दोनों को हमें कनेक्ट करना है, जब कनेक्ट करोगे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, ध्यान रखेंगे, चार्ज इतना पहले रहता है उतना बाद में भी रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। आज ज़्यादा टॉपिक नहीं बता पाऊंगा मैं, टाइम हो गया एक्चुअल में थोड़ा, शाम को भी मेरी क्लास रहेगी, है ना, 3 बज गए लगभग। A short electric dipole has dipole moment 4 into 10 की पावर -9 कूलम है, -9 है। Determine the potential due to dipole at a distance of this from the center of the dipole। एक्सिस में बताना है, इक्वेटोरियल बताना और एंगल पे बताना है। पहले यहां पर देखो डायपोल मोमेंट यानी कि P की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। बताना कितनी डिस्टेंस पे है, 0.3 पे। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ डिस्टेंस 0.3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। एक्सिस पे बताना है। अच्छा, यहां शॉर्ट डायपोल लिखा है, इसका मतलब होता है हम एल स्क्वायर वाला टर्म नेग्लेक्ट करेंगे। पहला एट एक्सिस, एक्सिस में पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था के पी बाय आर स्क्वायर। क्या होता था, के पी बाय आर स्क्वायर। के को लिखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, पी हमारा दिया है 4 इंटू 10⁻⁻⁹ और आर स्क्वायर मतलब 0.3 इंटू 0.3।
ठीक है, अब एक ध्यान से देखो तो ये 9 दिख रहा है, 3 इंटू 3 9, 9 से 9 कट गया, 4 बचा, इंटू 10 की पावर 9 से 10 की पावर -9 कट हो जाएगा। अब एक चीज देखो, जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा, मतलब ऊपर बचा 100, मतलब ये हुआ 400 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन तो समझ आएगी होगी। दूसरा, एट इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के थ्रू क्या होता है? 0, इक्वाटोरियल पे। तीसरा, एट एन एंगल 60, एट एंगल 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? के पी कॉस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, के पी बाय आर स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60, कॉस 60 क्या होता है? हाफ, और के पी बाय आर स्क्वायर ऊपर से आया हुआ है 400, तो मैंने इसको लिखा 400, कॉस 60 हाफ, यानी कि कितना बचेगा? 200 वोल्ट। भाई देखो, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, और के पी बाय आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से अभी निकाली थी, 400 आ रही थी, 400 को 400 कॉस 60 हाफ होता है 200 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बट आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, और नीट में भी आया, ऐसा कुछ भी नहीं कि नीट में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आया हुआ है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं चेंज है, हो सकता है यही हो, देखते रहना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्या है? आज ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इसके बाद हम कल करेंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है? चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली विच आर डिस्टेंस 2l। मतलब डायपोल है जिसके बीच की लेंथ क्या होगी? 2l हो गई। फिर बोला है सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ये भी एल होगा और ये भी एल होगा। आगे, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। मतलब हमारे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, और इसको हमें, यहाँ चार्ज है प्लस क्यू, इसको हमें सी से डी ले जाना है, सी आर डी ले जाना है, तो वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन क्या निकालेंगे? तो वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं वी नो दैट वर्क डन W इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो भाई ले कहां जा रहे हैं? सी से ले जा रहे हैं डी पे, तो डी तो फाइनल पोजीशन हुई और सी इनिशियल हुई, और ले किसको जा रहे हैं? क्यू को। बोलो, ये समझ आया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ये, लिखा था ना, फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जिसको मूव कराते हो। अब हमें डी और सी का पोटेंशियल निकालना है और इसमें रखना है, और कुछ भी नहीं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज, सी पे पोटेंशियल अगर निकालें, सी यहां पर है, भाई पोटेंशियल निकालोगे कैसे? इस प्लस चार्ज से यहां पोटेंशियल निकालो और माइनस चार्ज से यहां पोटेंशियल निकालो, जो आए ऐड कर दो, तो क्या आता? तो इसके थ्रू यहां पोटेंशियल क्या आता? के क्यू बाय आर, यही होता ना, के क्यू बाय आर। ये आर डिस्टेंस कितनी? एल है, इसकी वजह से निकालते तो माइनस में आता पोटेंशियल, के क्यू बाय आर कितना आता? 0। मतलब सी पॉइंट का पोटेंशियल तो 0 आ रहा है। अब डी का निकाल के देखो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, ये सी का था। डी का कैसे निकालोगे? इस वाले चार्ज से यहां का पोटेंशियल, फिर इसकी वजह से यहां का पोटेंशियल। सेमी सर्कल बोला था, तो जितना ये एल होगा ये भी एल होगा। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ भाई? रेडियस ये एल है तो ये भी एल होगी रेडियस। तो अब पहले इसकी वजह से यहां पोटेंशियल देखो क्या आता? के क्यू बाय, अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? 2l, और l कितना हो गया? 3l। माइनस माइनस इसलिए क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज से यहां निकालोगे, तो नेगेटिव चार्ज से यहां पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाय आर, आर मतलब डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? l। दोनों को सॉल्व करो, कितना आता? के क्यू बाहर, एल भी बाहर,
1/3 माइनस 1/3 माइनस 1, यही आएगा 1/3 माइनस 1। यहां से देखें कितना आता, KQ/L 3, यानी कि 1 माइनस 3/3, यही आता, 3 उधर जाता, नीचे आ जाता। सॉल्व कर लेते तो कितना आता, -2KQ/3L। एक में से 3 गया -2, तो -2KQ/3L। ये आ गया डी का, यहां रखो। सो वर्क डन W इक्वल टू, पोटेंशियल क्या था हमारा, D माइनस C था ना, और इंटू Q था, तो W की वैल्यू W लिखा, इसका पोटेंशियल आया है D का, कितना आया है D का, -2KQ/3L, और C का तो 0 था, और Q को Q लिख दिया। ठीक है, तो ये हुआ W इक्वल टू -2K छोटा Q बड़ा Q अपॉन में 3L, ये वर्क डन है। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारा नीट में आया हुआ है, और ये लास्ट ईयर CBSE में भी पूछा गया था, 2024 का है ये क्वेश्चन, CBSE 2024। एक्चुअल में भाई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं मेंशन नहीं करता हूं, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो उनको लगेगा लो हमारे यहाँ नहीं, हमारे लिए नहीं पढ़ा रहे। तो ये न्यूमेरिकल है, जो लगता है कि स्टेट बोर्ड में आ सकते हैं मैं आपको बता दूंगा, और जो लगता है CBSE में आते हैं तो वो बता दूंगा। तो स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन क्या रहता है, सिंपल रहता है, और CBSE का क्वेश्चन क्या रहता है, थोड़ा सा टाइट रहता ही टाइट, भाई क्या कर सकते हो। तो ऐसे पार्सिलिटी है नहीं, बट है थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिलहाल आज मैं तो इतना ही बताऊंगा, बाकी के टॉपिक में बाद में बताऊंगा, है ना, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, अभी पोटेंशियल तक हो गया है, उसके आगे देखेंगे। ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करो, लोगों को बताओ, और पढ़ना जरूरी है तो पढ़ते जरूर रहना, ये नहीं कि सबको बताने के चक्कर में रह गए और खुद नहीं पढ़ाई कर रहे। ठीक है, सभी लोग पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।